नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप भविष्य में लाइब्रेरियन की तैयारी करें, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, कोई भी लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वाला। इस वीडियो में मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें डीएलआईएस, बीएलआईएस, एमएलआईएस जो आपकी बुक्स होती है उस उसको आप पढ़ के अपना बेस कैसे बना सकते हो। कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहे वीएमओ कोटा हो, इग्नू हो या दूसरी जो गवर्नमेंट अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी वहाँ से एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि जैसे वो 15% की छूट का लाभ लेते, बुक्स नहीं लेते या 1 वीक सीरीज पढ़ के जैन कैन पास हो जाती है। तो उसको फिर दिक्कत ये होती है कि ये पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण जो भी पुस्तकालय जो विज्ञान है उसकी बारीकियां पता नहीं होता, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये वीडियो आप थ्योरिकली प्लस कंपटीशन दोनों के लिए कमाइन है। तो बस इसमें मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि इस टॉपिक से किस तरह से सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं और किस टाइप के सवाल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आपके पास यदि बुक्स नहीं है तो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ी है, और ये जो किताब मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो में रहेगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो ये जो किताब है पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण सिद्धांत, तो इसमें दोनों किताबों के ये विभिन्न लगभग कुल मिला के 15 पाठ है। 8 पाठ वर्गीकरण के हैं और 7 पाठ है सूचीकरण के। इन सभी पाठों को एक एक करके अपन देखेंगे और इनमें से किस प्रकार के जो सवाल है वो थ्योरी एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में आते रहे हैं। ये जैसे पहला पाठ है पुस्तकालय वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या होता है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सीधा बस शॉर्ट नोट्स बनाए कि वर्गीकरण किस शब्द से लिया गया, क्या अर्थ है, लैटिन किस भाषा के शब्द से लिया गया। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से बेसिक सवाल आता है कंपटीशन में कि वर्गीकरण जो शब्द है किस भाषा से लिया गया, और जैसे उतार उत्तर है लैटिन भाषा से, तो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, क्लासिस से। ये सवाल कंपटीशन में कई बार पूछा गया है और आपसे पूछा जाएगा और आप इसको। उसके बाद ये जो वर्गीकरण की जो सामान्य विशेषताएं हैं, ये थोड़ा सा एक बार इसको आप बेसिक है, इसको आप एक बार देख लेना और समझ लेना। ठीक है, और उसके बाद भी ये विशेषता। उसके बाद जो वर्गीकरण की परिभाषा, अभी आप देख रहे हैं केवीएस एनवीएस में डिस्क्रिप्टिव पेपर का रखा गया है। डिस्क्रिप्टिव का विवरणात्मक, विवरणात्मक आपको मतलब 2-3 लाइनों में या 40-50 शब्दों में का हो सकता है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वर्गीकरण की परिभाषा क्या है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं दी हुई पड़ी है, वो परिभाषा आपको याद करनी है। यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में परिभाषा पूछी जाती है। यहाँ तक भी पूछा जाता है कि जैसे रंगानाथन की परिभाषा मतलब इसे लिखी होगी कि जैसे रंगानाथन ये जो क्रम सूचक मतलब किसी भी विशिष्ट विषय का जो नाम है वो कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना बताते हैं। तो ये बताया गया ये किसकी परिभाषा, यानी कि ये परिभाषा किसकी परिभाषा, तो ये पूछा जाता है। उसके अलावा जो काल नंबर है वो किससे बनता है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने, पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। अभी इस साल कोई 2026 में भर्ती नहीं है, तो आप भर्ती से पहले अपना बेस बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पुस्तकालय का विकास कब हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा बेसिक है, आप एक बार इसको पढ़ लेना पढ़ने के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए। उसके बाद ये आ गया वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके कंपटीशन में भी पूछा जाएगा, विशेषकर डिस्क्रिप्टिव में। अब अब शब्दावली में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी जो निम्न में से पुस्तकालय वर्गीकरण की कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। तो उसमें जो वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, कौन से उद्देश्य है या कौन से उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से घुमा फिरा के कैसे भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये यहाँ से पढ़ लेना, समझ लेना। तो ठीक है, तो यहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा ये जो ये सारी चीज़ें ये दी हुई पड़ी है, एक दो बार आप पढ़ लेना और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है वो आप बना लेना। और उसके बाद ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी ये इसमें बताएगा। एक चीज रिचर्डसन की जो बात है, वो पुस्तकों का जो संग्रह किस लिए किया जाता है,
उपयोग के लिए किया जाता है, वो उपयोगार्थी उनकी व्यवस्था की जाती है। तो ये भी पूछा जाता कि ये इसी रिचर्डसन है, बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं और विद्वानों की बातें हैं या ये कथन किनका है, ये पूछा जा सकता है। ये अति महत्वपूर्ण है। आगे टॉपिक आता है पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछा जाता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, बताइए, उद्देश्य क्या है बताइए, समझाइए, और वर्गीकरण के कार्य क्या है तो ये समझाइए। अब आगे जो पेपर होंगे डिस्क्रिप्टिव, उसमें भी ये कि निम्न आप पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य बताइए। अब 50 शब्दों में पूछ सकता है, 30 शब्दों में पूछ सकता है, तो टू द पॉइंट आप इसमें पॉइंट वार आप नोट्स बना सकते हैं। ये भी है, ये सारे उनके जो वर्गीकरण के कार्य है, तो इनको आप याद कर सकते, इतने कार्य है तो आप इसमें काफ़ी सारे। उसके बाद ये यहाँ देखो इसका सारांश है, अब नोट्स बनाने में आपको सारांश बहुत मदद करेगा। जी मैंने शुरू में ही बताया कि वर्गीकरण की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है, ठीक है। तो इसमें भी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये पहला पार्ट है, यहाँ से तो एक फिलहाल के लिए पूरा हो गया। तो और उसके बाद ये WC सीयर्स का भी वाक्य है कि पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं और पुस्तकालय दक्षता यानी लाइब्रेरियनशिप है, वो की आधारशिला वर्गीकरण। जो लाइब्रेरियन जो वर्क होता है उनकी आधारशिला क्या है, वर्गीकरण, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण उनकी आधारशिला। ये कथन भी अति महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपके यहाँ बाकी तो पूछे नहीं चाहिए पूछे, लेकिन UGC नेट में जरूर पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई अब वो नहीं है। और भविष्य में आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे तो ये सारे सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए, अति महत्वपूर्ण। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि पूछा नहीं गया हो, ठीक है। तो जैसे ये ग्रंथांक क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बढ़िया है। वर्गीकरण को किस भाषा के नाम से जाना जाता है, यानी कि लैटिन भाषा से। ये देखो ये सेम टू सेम। कॉल नंबर में क्या होता है, वो सारी चीजें आप पीछे देख चुके हैं। ये मैंने बताया था, ये आधारशिला ये किसका कथन है, वर्गीकरण के दो कार्य। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में अब भविष्य में जो हो रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि अध्ययन सामग्री खोज में वर्गीकरण किस तरह कार्य करता है, और पीछे आपने पढ़ा वर्गीकरण के कार्य, उसमें आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण ये शुरू में दिया हुआ था, मैंने कहा इसका बेसिक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इनमें से ये आवश्यकता है, ये सवाल में जाते हैं। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, DLS 01 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उस आज तक जो भी देखता है उसको बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट था वो पूरा हो गया। उसके बाद पीछे ये भी 2-2 नंबर के ये दिए हुए, या आपके जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें भी आ सकते हैं, जैसे वर्गांक क्या है, कई चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप इनको भी कम ना आके वो यहीं से सवाल बनते हैं। और बहुत सारे सवाल आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये सेकंड ग्रेड में आया, ये थर्ड ग्रेड में आया, काफ़ी सारी चीज़ें। और हमें क्या है कि उनको कभी समझते नहीं है। अगला पार्ट है अंकन। अंकन को नोटेशन कहा जाता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में जैसे कोई अंक है, जैसे DDC है, ये 100 है या 125 है या K है, L है, कोई अंक इसमें यूज किए जाते हैं। यानी पुस्तकालय वर्गीकरण में पद्धति में कुछ चिन्हों और अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे अंकन कहते हैं। ये सामान्य इसका अभी अर्थ है, परिभाषा अलग आएगी आगे होगी, ठीक है। और ये यहाँ से ये परिभाषा आप यहाँ से देख सकते, ये देख वर्गीकरण पद्धति में किसी वर्गों को सूचित करने के लिए क्रम प्रयोग में लाई गई क्रम सूचक अंकों को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आप याद कर लेना, आपके 2 नंबर के सवाल भी आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद परिभाषा पूछे तो किसी की भी परिभाषा आप याद कर सकती हो। उसके अलावा जो इनका अंकन का आधार है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाए, शायद डेल्टा का पूछा गया है या कैसे। और उसके अलावा आपको एक चीज याद होगी कि कौन सी पद्धति किस प्रकार की, आगे सवाल आएगा कि इसमें शुद्ध अंकन होते हैं, मिश्रित अंकन, और कौन सी पद्धति है जो सिर्फ शुद्ध अंकन पे है, कौन सी पद्धति है मिश्रित अंकन पे। तो उनके भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अंकन के प्रकार, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी। अब ये से देखेंगे कि शुद्ध अंकन ये जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये लिखा मुख्य रूप एक ही जाति के या एक ही प्रकार के, जैसे DDC है, दशमलव वर्गीकरण है। और उसके बाद जो मिश्रित अंकन है, जिसमें जैसे DDC है वो मिश्रित अंकन है,
ठीक है, उसमें अंकों और चिन्हों दोनों का प्रयोग किया जाता है। नोट्स बनाने के लिए इसके पीछे सारांश में भी कई चीज़ें दी हुई पड़ी है, आप वहाँ से भी बना सकते हो। एक राइडर्स की जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति है उसमें भी शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया। एक डीडीसी में, ये राइडर्स की में किया गया है। यानी कि बेस आपका बन जाएगा, आगे और भी बड़ी-बड़ी किताबें आप पढ़ोगे तब ये बेस मजबूत होगा, तभी वो समझ में आएगा। नहीं तो अच्छी इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये अब उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो वो भी एक बार आप इसमें पढ़ लेना कि अंकन की जो आवश्यकता क्यों होती है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा ये नोट्स। अब उसके बाद है अंकन के कार्य, कि अंकन कैसे कार्य करते हैं, तो वे भी आप पढ़ लेना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, वो कंपटीशन में भी। अभी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहे हैं तो उनमें भी ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिकल आप कोर्स के दौरान भी पढ़ सकते हो, कोर्स पूरा होने के बाद भी। एक इसमें ये बिक्री का भी कथन है, और एक विद्वान ने कहा है कि इसको शॉर्ट एंड का है, उसका भी पूछा जाता है कि अंकन किसने शॉर्ट एंड का है, और बिक्री का भी ये कथन है। तो विद्वानों के कथन भी कई बार पूछे जाते हैं। और उसके बाद ये कार्य पूछे जाते हैं कि ये सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। इसका डिटेल वीडियो हर पार्ट का मैंने चैनल पे बना रखा, आप वहाँ से देख लेना। मैं यहाँ पर आपको कंपटीशन के नज़रिए से ही बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप उसको डिटेल में आप समझ लेना। इसमें सिर्फ कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें आएगी, मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद ये, मैं ऑलरेडी सभी वीडियो का एक एक पार्ट का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद इनका ये कथन है कि ये किसने कहा था कि अंकन वही अच्छा है जो बोध गम्य हो, याद रखने में सुगम हो और ज्ञान जगत के परिवर्तनशील वातावरण के साथ बना था। ये सीजे कोर्ट ने कहा था। ठीक है, ये। और बिक्री ने भी क्या कहा था, अंकन वही अच्छा है जो प्रयोग किए गए अंकों को व्यवस्थित करने के क्रम में पाठक को आसानी से समझ सके। आसानी से जो समझ सके वो बिक्री है, मतलब बीसी बिक्री का कथन है। और सीजे जेटसन ने कहा है कि जो मतलब बात वही की वही है, लेकिन उनके कहने का थोड़ा तरीका अलग है। इसमें भी कह रहा है कि वो आसानी से याद रख सके, समझ में आ जाए। और इसमें भी कहा है जो मतलब बोधगम्य हो, सुगम हो, चीज़ वही की वही है, बात वही की वही है, बस कहने का थोड़ा लहजा अलग है। और वर्गीकरण में अंकन का महत्व, ये अति महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और भविष्य में हो सकता है आपके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे उसमें भी ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। बिल्कुल यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है बिल्कुल ही नोट्स थे जैसी है, जैसे नोट्स आप पढ़ते हो वैसे के वैसे हैं। जैसे ई बिलिस ने भी क्या कहा है ये देख लो, सीएस ने क्या कहा ये देख लेना आप। ठीक है जी। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये सारांश है, तो इसमें इसकी जो शॉर्ट परिभाषा लिखी हुई है कि प्रतीक और चिन्हों की व्यवस्था को अंकन कहते हैं। शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, क्या यानी कि किसी आप वो वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया किसी वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंकों और चिन्हों को हम अंकन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शुद्ध अंकन होते हैं, मिश्रित अंकन होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बेस बिल्कुल यहाँ से मजबूत बना सकते हो, क्योंकि कोर्स किसी का भी लोगे, उससे पढ़ोगे तो ये आधार मजबूत होगा, तो सामने वाले को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। अब यूनिवर्सिटी में यहाँ से ये सारे ये चीज़ें पूछी जाती है। कॉलन क्लासिफिकेशन में किस तरह के अंकन का प्रयोग किया गया, बिल्कुल कंपटीशन में आने योग्य है। कॉलन में मिश्रित अंकन है, और डीडीसी में शुद्ध अंकन है। अंकन से क्या तात्पर्य है, ये बेसिक चीज़ें ही हमेशा पूछी जाती है, हम कॉम्प्लिकेटेड में हम उलझे रहते हैं। और उसके बाद ये किस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया गया, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो इनकी अलग अलग परिभाषाएं। तो ये नोट्स बनाने के लिए ये जो किताबें हैं वो बहुत है। ये द्विबिंदु वर्गीकरण की विशेषताएं अति महत्वपूर्ण, यहाँ से काफी सवाल उठते हैं यूनिवर्सिटी में भी, कंपटीशन में भी, कि द्विबिंदु वर्गीकरण शुरू से लेकर आज तक कि बनी कब, पहला संस्करण कब हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो उनमें से पहले संस्करण में क्या था, दूसरे संस्करण में क्या था, तीसरे में क्या था, वो सारी चीजें
पूछी जाती। उसके बाद ये सियाली रामामृत रंगानाथन का पूरा नाम क्या हमेशा पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया और कंपटीशन में भी पूछा जाता। इनका जन्म कब हुआ वो पूछा जाता, किस राज्य में हुआ वो पूछा जाता, किस जिले में हुआ वो पूछा जाता और किस गांव में हुआ वो पूछा जाता। और सबसे पहले वो किस पोस्ट पर थे, वो गणित के जो गणित विषय के अध्यापक थे वो पूछा जाता है। सबसे पहले कहाँ पर उन्होंने जो पुस्तकालय अध्यक्ष का काम संभाला, तो मद्रास विश्वविद्यालय में संभाला 1924 में। फिर 1925 में विदेश चले गए थे। तो ये चीजें बेसिक है, रंगानाथन से जुड़ी हर एक एक चीज, हर एक एक लाइन अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप इसका उनका पूरा डिटेल, आप जैसे वो लंदन में रह रहे थे, वो एक स्टोर में जाते हैं, बच्चों के खिलौने को वो देखते हैं, उनके मन में विचार आता है कि कैसे कैसे करेंगे। तो 1925 में वापस मद्रास आते, फिर 30,000 पुस्तकों का उन्होंने इकट्ठा करके कैटलॉग बनाया। तो उनको एक जगह से प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा आज हमें काम काम दे रही है। ठीक है। और उसके बाद ये आप देखेंगे 1932 में ये बन के तैयार हो गई थी और 33 में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। और ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा छठा पुनर्मुद्रित और सातवां संस्करण। ठीक, ये तो आपको याद करना ही है, करना है, क्योंकि कौन सा संस्करण किस सन में प्रकाशित हुआ ये पूछा जाता है और याद करना भी बिल्कुल सरल है। ठीक है। और उसके बाद ये चीज जरूर पूछी जाती है कि जो संस्करण है ये यहाँ तक, पहले से 3 तक सिर्फ कोलन का ही प्रयोग किया जाता था और वहां तक उसको क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति, यानी रेजिडली फेसेटेड स्कीम, यानी उसमें जैसा है वैसा हमें बनाना पड़ता था, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बोला अपरिवर्तनीय, यानी परिवर्तन नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो चौथा संस्करण आया 1952 में, उसके लिए अलग अलग पक्षों के लिए चिन्ह आए। यहाँ से पूछा जाता है, जैसे अपन पढ़ते हैं PMEST, पी के लिए चिन्ह है, एनर्जी के लिए अलग अलग ये चिन्ह हम यूज करते हैं। वो कब लागू हुए, वो चौथे संस्करण 1952 में प्रकाशित हुआ उसमें। और ठीक है, और इस संस्करण को क्या कहते हैं, स्वच्छंद पक्षात्मक पद्धति, यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड स्कीम। ठीक है। और उसके बाद छठा पुनर्मुद्रित में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, उनको बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ से सवाल बनते हैं और हम इस चीज को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम 15% फीस में छूट में लाभ ले लेंगे और बाद में धमाल कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद ये चिन्ह वगैरह ये दिया गया है। और जो सातवां संस्करण अभी है वो फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। हालांकि ये पुस्तकालय में लागू नहीं हुआ है, लेकिन तैयार हो चुका है। ठीक, यहाँ से उसके बाद DDC, सॉरी नाम आ गया, कोलन के जो तीनों भाग है, फर्स्ट भाग में क्या है, सेकंड भाग में क्या, थर्ड क्या। अपन जो शुरुआत में रूल देखते, अपन जो वर्गीकरण वगैरह बनाते, अनुसूचियां हैं, जैसे जनरल या बिब्लियोग्राफी से लेकर जेड तक, वो वर्गीकरण की अनुसूचियां, और शुरुआत में इनके नियम दे रखे हैं, और लास्ट में आपके 2.125 से एक डिक्शनरी स्टार्ट हुई। डिक्शनरी जहाँ खत्म होती है उसके बाद इसका तीसरा भाग शुरू होता है। इसमें अपने जो प्राचीन ग्रंथ है उनकी बने बने वर्गांक है। ये 3 भाग है, 3 भागों का पूछा जाता है। ठीक है, ये कितने भाग है, या पहले भाग में क्या, दूसरे भाग में क्या और तीसरे भाग में क्या है। और आपके सिलेबस में यही संस्करण है, छठा पुनर्मुद्रित संस्करण है। और उसके बाद फर्स्ट भाग में क्या क्या है वो इसमें सारे पूछे गए हैं, और ये अनुसूची में क्या क्या है, तो इनको भी आप एक बार पढ़ लें। ये पूछा फर्स्ट भाग में क्या, सेकंड भाग में क्या, थर्ड भाग में क्या, पूछे जाते। उसके बाद इसकी विशेष यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा कि कोलन की विशेषताएं बताइए। PMEST है, अब PMEST के बारे में पूछा जाता है। अब जैसे P है, उसको पहचानना कठिन है, तो इसको अवशेष विधि से पहचाना जाता है। किस विधि से पहचाना जाता है, अवशेष विधि। इधर कहीं होगा, आप देख लेना, ये अवशेष जो रहता है वो व्यक्तित्व पक्ष है, तो इस विधि से, तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी पद्धति मुश्किल है, या उसको किस विधि से अपन पहचान कर सकते हैं। अवशेष विधि का मतलब क्या, सब कुछ छांटना, टाइम निकाल दो, निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, मैटर निकाल दो, बचता वो P है, तो उसको बोलते हैं अवशेष विधि। उसमें मैटर कहाँ से कहाँ यूज होता है, वो सारे आवर्तन है, स्तर है। अब
किन किन में आवर्तन होते, किन किन में स्तर नहीं होते, ये देखो ये दिया हुआ है, ई पक्ष के उदाहरण सहित इसमें दिए हुए हैं। ये पढ़ने से समझ में कम और इन सवालों की प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आती है, और हम इसका उल्टा करते हैं, पढ़ते ज़्यादा है और प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कम करते हैं, और प्रैक्टिकल में तो हम सिर्फ पास होना चाहते हैं, 36 का आंकड़ा, बस 36 से ज़्यादा चाहिए, नहीं कम भी नहीं चाहिए। और इसकी एक और विशेषता है कोलन की संश्लेषी विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक विश्लेषी, यानी पहले विश्लेषण किया जाता है, और यानी कि इसमें पी कौन सा है, एम कौन सा है, मैटर कौन सा है, फिर उनको जमाया जाता है। तो इनको भी पढ़ लेना, इनके 9 सोपान है जो विश्लेषण के, वो आगे अगला पार्ट है। और उसके बाद इसमें सिस्टम और स्पेशल्स भी है। अब ये किन किन क्लासों में, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये अंकन जो पीछे हम पढ़े थे, अब ये अंकन के चिन्ह कौन कौन से क्या काम में आते हैं, किस अर्थ में आते हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर लेना। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की विधियां भी दी गई है, जैसे कालक्रम विधि है, विषय विधि, सारी विधियां दी गई है। ठीक, ये सारी विधियां आप एक बार अब दशा संबंध से भी सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि दशा अंत्य विषय दशा संबंध क्या होता है, पक्ष दशा संबंध क्या होता है, पंक्ति दशा संबंध क्या होता है, सीधी परिभाषा आ जाती है। अबसद ऑप्शन होता है, उनमें से आपको छांटना है, या एक वर्गांक दे देंगे कि वर्गांक तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो परिभाषा पूछेंगे, क्योंकि वर्गांक हर किसी को याद नहीं रहता है। वो ग्रंथांक इसको लेकर पूछा जाता है। अभी सेकंड ग्रेड थर्ड में पूछा कि जैसे ये वाई का मतलब क्या है, इसका वी का मतलब क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपसे पूछा जाता है। और ये इनका और इनमें ये जो वृत्ताकार है, छोटी लाइन बड़ी लाइन, ये किस लिए आती है, या तो इन रेखाओं के बारे में भी पूछा जाता है, ओवरलाइन अंडरलाइन ये। और सामान्य एकल को लेकर भी सवाल पूछे, जैसे ए किसके लिए आता है, या सब जैसे प्रधानमंत्री की जीवनी के लिए कौन सा कॉमन आइसोलेट आता है, तो इस तरह के कॉमन आइसोलेट में भी आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी आपको याद रहे। जैसे डिक्शनरी के लिए कौन सा कॉमन आइसोलेट आता है, या कौन सा है जो स्थान से पहले यूज होता है, कौन सा स्थान के बाद यूज होता है, कौन सा समय के पहले यूज होता है, कौन सा समय के बाद यूज होता है, तो ये सारे आप इनको पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये रिपोर्ट है, ये स्थान के बाद यूज होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जो से पहले आते हैं, कोई सन स्थान से पहले आते हैं, तो उनके रूल से अब आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आपको और ये जो इनका स्तर है, पहले आइडियल वर्बल, और पहले विचार आता है, फिर शब्दों में आता है, फिर उनका प्रैक्टिकली किया जाता है। तो ये भी आप इनका नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद आद्य ग्रंथ के बारे में भी इसमें जो तीसरा भाग है कोलन का, उसमें दिए गई है। और ये आपके नॉलेज के लिए है कि इसका पद्धति की समीक्षा कीजिए। जो बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों ने इनके बारे में पक्ष में भी विचार रखे, कई लोगों ने इनके विपक्ष में भी रखे, विदेशियों ने विपक्ष में रखी है, उनको उनकी पद्धति अच्छी लगती है, हमें हमारी पद्धति अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पहला संस्करण कब हुआ, दूसरा कब हुआ, सारे वर्गांक आप यहाँ से देख सकते हो। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। जब तक नोट्स खुद आप नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होना है। आपकी खुद की पढ़ाई भी सही हो, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपको काम देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला संस्करण कब आया,
1933 में कौन सी पद्धति प्रचलित है उसका नाम बताइए। एक ही सवाल घुमा फिरा के और सवाल आते हैं। तो ये पूरे सवाल अति महत्वपूर्ण है, थ्योरी के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ये सारे ऐसा, इनमें कोई सवाल नहीं है जो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। थ्योरी के लिए तो है ही आपके, कंपटीशन के लिए कौन सा नहीं है, इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो इसके बारे में आप एक बार, दो बार, चार बार पढ़ लेना, और उसके बाद इनकी जो विशेषताएं नीचे आप ये जो परिभाषाएं वगैरह दी हुई है। अब कोलन क्या था, अब डीडीसी की विशेषताएं। अब डीडीसी का जो प्रेरणता है मेलविल कोसू ड्यूई, इनका पूरा नाम पूछा जाता है, और ये न्यूयॉर्क राज्य के जेफरसन प्रदेश के एक एडम सेंटर गांव में हुआ था। तो ये भी पूछी जाती है, उनका गांव पूछा जाता है, राज्य पूछा जाता है, और इनको आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, और अमेरिकन पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रधार कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, 1874 में ये एमहर्स्ट कॉलेज के सहायक पुस्तकालय थे, और उन्होंने उनको पहले से ही इनमें पुस्तकालय संग्रहण की रुचि थी। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क और इंग्लैंड की जो पुस्तकालय है प्रणाली, उनका भी इन्होंने अध्ययन किया है। और डीडीसी का जो प्रथम संस्करण 1876 में जो जारी हुआ था या प्रकाशित हुआ था, उसका पूरा नाम क्या था वो भी पूछा जाता है। और उन्होंने डब्ल्यू.एच. हैरिस और जेकोब स्वार्ज से मतलब सलाह मशवरा ली थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और प्रथम संस्करण है तो अज्ञात नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और उसमें ये 12-18 लगभग 44 एक पेज थे। तो ये भी इनके बारे में भी पूछा जाता है। और वर्तमान में इनका जो 23वां संस्करण को प्रकाशित है, और 24वां भी चल रहा है। ठीक है, अब पहला 1876 में, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और आपके सिलेबस में 16वां है या 20वां है, इनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो इनके आप नोट्स बना लेना। ठीक है, और 16वां संस्करण कब हुआ, जो 16वां संस्करण ऐसा जो 2 भागों में हुआ, अनुसूची और द्वितीय खंड। यहाँ से ये सवाल बनते हैं, क्योंकि पहले से जो चल रहा था वो तो ठीक है, लेकिन जब चेंजेज होता है, परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन पूछा जाता है। ठीक है, तो 16वें के में 2 भाग थे, और 18वां भाग हुआ 3 खंड में है। पहली प्रस्तावना, दूसरी सारण, दूसरा अनुसूची, और तीसरा अनुक्रमणिका। और अभी वर्तमान में वही है, जो पहला वॉल्यूम 1 जिसमें 1 से लेकर 7 टेबल हैं, वॉल्यूम 2 जिसमें 000 से लेकर 999 मेन क्लास हैं, 3 जिसमें अनुक्रमणिका डिक्शनरी टाइप है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 18वें संस्करण से 1971 में हुई थी। इससे पहले जो 16वां संस्करण 1958 में आया था, उसमें 2 ही भाग हुआ करते थे, पहला अनुसूची और दूसरा अनुक्रमणिका। ठीक है, तो ये नाम भी इनके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद 22वां और 33वां संस्करण 4 खंडों में आया। तो यहाँ से सवाल बन जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा आधार बना के एक टाइप से नोट्स टाइप से, जैसे भी आपको अपनी बैकग्राउंड है या आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत करना। और आपके सिलेबस में 19वां संस्करण है, तो 19वें संस्करण के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं, और आप इनको तैयार कर लें कि 19वां संस्करण जो है 3 खंडों में, कि पहली जो टेबल्स है, दूसरा अनुसूची जो 000 से लेकर 999 तक है, और उसके बाद जो वॉल्यूम 3 है रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं जिसको, और अपन जो वर्गांक ढूंढते रहते हैं मेन क्लासों में, वो शेड्यूल है। अब ये जो इंट्रोडक्शन और टेबल्स के बारे में यहाँ बताया गया है, उसके बाद ये अनुसूची के बारे में बताया गया है, और उसके बाद वॉल्यूम 3 के बारे में। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट वॉल्यूम है, जो उसमें 7 टेबलें। अब किसी भी पहली टेबल कौन सी है, दूसरी कौन सी, या साहित्य से संबंधित कौन सी है, लैंग्वेज से संबंधित कौन सी है, या प्रजातियों से संबंधित कौन सी है, या व्यक्तियों से संबंधित कौन सी है, वो टेबल भी पूछी जाती है, या
उस टेबल का क्या नाम है, उल्टा कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इनके आप नोट्स बनाकर रख लें। ठीक है, और उसके बाद ये जो समरीज है, जो डिक्शनरी टाइप है, ठीक है, अब उसके बाद ये समरी का आगे इसमें विवरण इन्होंने दे रखा है, जैसे आप पढ़ते हो वैसे। तो इसमें आप कैसे वर्गांक बनाएंगे वो थोड़ा डिटेल दे रखा है। अब इसकी विशेषताएं भी यहाँ पर दे रखी है। पहली कौन सी विशेषता, परिगणात्मक है। ये परिगणात्मक क्यों है ये आपको पढ़ना है। पक्ष विश्लेषण है क्या है ये आपको पढ़ना है। और इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें उनको पढ़ेंगे कैसे, ये 300 है, इनको 300 को नहीं पढ़ेंगे, 300 से अपन बोलचाल की भाषा में जैसे 100 200 ऐसे बोल देते, ऐसा हालांकि बोला 100 बोला जाता है, 200, लेकिन हम अपन आम बोलचाल की भाषा में वो जैसे 300 उदाहरण से 27.54 है, अपन ऐसा बोल देते, लेकिन 327.54 बोला ऐसे जाता है, लेकिन अपन बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक एक अंक करके बोला जाता है। ये सोपानिक अंकन, स्मृति सहायक अंकन, ये 7 सारणियां, ये सारी इसकी विशेषता हैं, तो इनको आप पढ़ लें। और उसके बाद की कुछ कमियां वगैरह ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इनको आप पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी में काम आएगी। अब इसका सारांश यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है, थ्योरी एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो अभी वर्तमान में नया पैटर्न लागू हुआ केवीएस एनवीएस में ईएमआरएस में, उनमें भी सवाल आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो पारिभाषिक शब्दावलियों को भी आप एक बार नज़र में रखें। उसके बाद एक हेल्पफुल सीक्वेंस, यानी सहायक अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जो पाठक के लिए सहायक हो, बस इसकी सीधी सी सरल परिभाषा है। आप इन चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया उसमें देख लेना, इसकी सारी बेसिक जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। सहायक अनुक्रम का जो परिभाषा आप याद कर लेना, उसके नोट्स बना लेना, और ये BY पामर और जे वेल्स की ने क्या कहा है वो भी लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना। अब सहायक अनुक्रम की आवश्यकता क्यों, ये भी जरूरी है समझना। उसके बाद ये कालक्रम में उत्तरता का सिद्धांत क्या होता है ये आपको समझना है, और यानी सहायक अनुक्रम की सिद्धांत। और विकास क्रम में उत्तरता का सिद्धांत क्या है वो आपको समझना, या उदाहरण भी आपसे पूछा जा सकता है। और इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको आना चाहिए। देशीय समयता का नियम क्या है, सिद्धांत है, ये भी आपको, इसमें भी अलग अलग वेरिएशन है, कहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। और ये मात्रात्मक में वृद्धि या कमी का सिद्धांत, जटिलता का सिद्धांत, पारस्परिक अनुक्रम का सिद्धांत, साहित्यिक मांग का सिद्धांत, वर्णानुक्रम का सिद्धांत, ये सिद्धांत सारे आपको समझना है, इनके छोटे छोटे नोट्स बनाना है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम देंगे और कंपटीशन में भी देंगे। प्रमाणिक वर्ग किस में मिलती है, कोलन में मिलती है। वर्णानुक्रम के दो उदाहरण अभी इसमें दिए ऊपर अल्फाबेटिकली, जैसे वर्णानुक्रम में जैसे जे 382 शायद चावल का है, और उसके बाद बासमती चावल है तो बी लगाएंगे। जैसे कोई मैंगो है और मैंगो जे मैंगो का शायद 382 है, फिक्स मुझे याद नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मैंगो कोई देसारी मैंगो तो डी लाएगा ये। जैसे एक साइकिल है तो डी 5125 साइकिल का, जैसे हीरो साइकिल है तो एच आएगा। ये इसको वर्णानुक्रम विधि कहते हैं, अल्फाबेटिकल डिवाइस कहते हैं। तो ये उदाहरण इन्होंने पूछा है। और भी ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताता चलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी ये दो दो और भी चार चार नंबरों के थोड़े बड़े, तो इनको भी आप बेस बना सकते हो।
5 मूलभूत श्रेणियां PMEST। तो PMEST के बारे में रंगानाथन जी की क्या विचारधारा थी, बेसिक आप एक बार इसको समझ लेना। और PMEST तो आपको वैसे पता ही, इसके चिन्ह कौन कौन से वो भी आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज उदाहरण दिए हुए पड़े हैं, ये यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, कंपटीशन में भी पूछा गया कौन सा चिन्ह किसके लिए लगता है, यहाँ पर पूछा गया है। और व्यक्तित्व श्रेणी, इसको सबसे कठिन श्रेणी है, इसको अवशेष विधि द्वारा पता लगाया जाता है। यानी ये रंगानाथन जी ने कहा कि इसकी पहचान सबसे कठिन है। अवशेष विधि का यहाँ ये पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है। ठीक है, अवशेष विधि से इसका पता लगाया जाता है। अब स्थान है, टाइम है, आवर्तन, आवर्तन ये भी आप, इनका भी सवाल आता है कि किन में आवर्तन होता है और किन में स्तर होता है। मेरे ख्याल से आप जितना प्रैक्टिकल नॉलेज मजबूत होगा, उतना ये आपको समझ में आएगा, उतना अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी सवाल दिए गए हैं, और ये आपकी यूनिवर्सिटी और कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जो अति महत्वपूर्ण है। आगे, हाँ, विधियों को लेकर भी आपकी बेसिक समझ है वो अच्छी होनी चाहिए, और ये दोनों पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी पद्धति में कौन सा अंकन प्रयोग किया गया है तो भी वो भी आपको पता होना चाहिए। और विधियों के उद्देश्य क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी और कंपटीशन दोनों के लिए सवाल। अब क्योंकि क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जा रहा है, उस नज़रिए से ये सही है। अब विधियों के लाभ क्या है, तो लाभ को भी एक बार आप बेसिक समझ लें, कौन कौन सी विधियाँ, जैसे विषय विधि है, कालक्रम विधि है, भौगोलिक विधि है, तो ये आपको कई बार सवाल आता है, उसमें आपको पता लगा आना चाहिए कि ये कैसे बना है। जैसे विषय विधि है, विषय विधि का जो सवाल आएगा, जैसे मतलब 24J ये एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, 24DA इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, ये विषय विधि से आया है। इसमें देखते हैं क्या उदाहरण है। हाँ, ये सारे कोष्टक में दिए, ये सारे विषय विधि के उदाहरण है। और उधर ये DDC में भी दिए गए हैं ऐसे। कालक्रम विधि भी, CD जैसे लेखक का नाम पता करना हो, या उनका नाम साहित्य में जो लिटरेचर में लेखक के नाम के लिए ये जो कालक्रम विधि आती है, और जो विभिन्न धर्मों के जो समय को दर्शाने के लिए ये, और विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां उनके लिए भी ये, उनकी जो स्थापना वर्ष को दर्शाने के लिए। अब भौगोलिक विधि, भौगोलिक विधि के जैसे वी हिस्ट्री है, तो इसमें जैसे 44 आया, ये भौगोलिक विधि से है, ये भौगोलिक विधि से 56 आया है। ठीक है, और ये वहाँ दिया हुआ, कई मेन क्लासों में जब वर्गांक बनाते हैं तो वहाँ पर GD दिया हुआ, मतलब जोग्राफिकल डिवाइस, यानी कि भौगोलिक विधि। तो DDC में भी ये है, जैसे जापान में पत्रकारिता वगैरह ये रखी है। ठीक है, ये 336.012 ये, और भौगोलिक विधि के निर्देश भी दे रखे हैं। ये अल्फाबेटिकली विधि, जैसे मैंने आपको पहले चावल का आया बता था, ये सारे उदाहरण
ये पढ़े, ये जो सीरो साइकिल है, ये बासमती चावल है, ये कल्याण टी है, तो ये पीछे अल्फाबेट आ रहा है, ये वर्ण विधि से। और इसके बाद ये इसके जो उत्तर है वो आप इनके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के नज़रिए से भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के नज़रिए से भी। पुस्तकालय वर्गीकरण के सोपान, अब यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये 9 चरण है, इनके नाम पता होना चाहिए, पहला कौन सा, दूसरा। अभी थर्ड ग्रेड में सवाल आया था कि जो पुस्तकालय सोपान विधि में तीसरा चरण कौन सा, ये कर्नल टाइटल। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इनके पीछे उदाहरण भी दे रखे। ठीक, लेकिन इस पाठ में जहाँ तक मुझे ख्याल है, ये चरण कितने ये पूछा जाएगा, ये दूसरा तीसरा चरण कौन सा है ये पूछा जाएगा, चौथा पांचवा भी पूछ सकते हैं। बाकी आप इसका डिटेल पढ़ लेना। बाकी कंपटीशन में इससे संबंध ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो यही पूछा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। हाँ, यहाँ से पूछ सकते सवाल ये कि रचना किसने की, कितने चरण है, प्रथम चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है, और किस भाषा में अनुवादित किया जाता है, तो कृत्रिम भाषा में किया जाता है, परिष्कृत शीर्षक क्या होता है, ये सारे अति महत्वपूर्ण है। वो वर्तमान में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा है उसमें ये लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण है, तो ये आपको तैयार करने हैं। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो वर्गीकरण पेपर था, और अब हम पढ़ेंगे सूचीकरण पेपर में कौन कौन से सवाल उठते हैं, और उनके मतलब मैं यही बताऊंगा कि सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, बस वही आपको तैयार करना। बाकी प्रैक्टिकल में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। जिस प्रकार हमने जो वर्गीकरण पेपर था उसमें से जो अति महत्वपूर्ण सवाल देखे, तो ठीक उसी तरीके से जो सूचीकरण पेपर होता है इसमें भी बहुत सारे सवाल है वो आते हैं। कौन कौन से है, कहाँ कहाँ से आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वर्गीकरण शब्द किससे बना है, तो उसी तरीके से ये पूछा जाएगा कि सूचीकरण जो शब्द है कैसे बना है, कहाँ से बना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि जो कैटालॉग वर्ड है वो कहाँ से बना है, किस शब्द से बना है, वो आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी आप यहाँ से देख लें, ये कहाँ से आविष्कार हुआ, पुराने ये किस तरह से, आगे भी चीज़ें बताई जाएगी। यहाँ से ये कैटालॉग जो शब्द है जिसे हम सूचीकरण कहते हैं, ये काटा और लोगो से बना। स्पेलिंग ये देख लो, ये ग्रीक भाषा से। वर्गीकरण शब्द है, क्लासिफिकेशन वो लैटिन भाषा से है, और कैटालॉग है वो ग्रीक भाषा से। यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है, जिसका अर्थ है ये भी आप समझ लो। ठीक है, तो उसके बाद ये काटा लोगो से ये कैटालॉग बन गया। इसकी स्पेलिंग आती है, ठीक है, स्पेलिंग सही ये है, और उसमें कुछ भी उल्टी सिल्टी जैसे जैसे कैटालॉग है, काटा लिखा हो सकता है, लोगोस हो सकता है, जैसे ओ एस है तो ओ यू एस हो सकता है, 4-5 ऑप्शन होंगे, तो उसमें सही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सूचीकरण को नेत्रों की संज्ञा दी गई है, ये भी आप समझ लेना। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में मतलब आने लगे केवीएस एनवीएस में, हो सकता है आगे नई शिक्षा नीति के अंदर भविष्य में जो भी भर्तियां आएगी उनमें से ये भी पूछा जाता है। उसके बाद ये जेम्स डफ ब्राउन की भी जो परिभाषा है तो वो भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि परिभाषाएं भी पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ से अब इसका जो सवाल पूछना शुरू हो जाता कि इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में भी इसके खोज नाम होते हैं, कि ये खोज नाम कौन से, लेखक का नाम, ग्रंथ का नाम, ये कुछ खोज नाम होते हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। खोज नाम कौन से, खोज नाम वो जिनके माध्यम से हम कोई भी ग्रंथ है वो खोजते हैं। ठीक है, और जो चार्ल्स एम ए कटर, जो सीए कटर है, इसको आधुनिक सूचीकरण का जनक कहा जाता है, और मेलविल डुई को आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक है वो कहा जाता है। और रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग चार्ल्स एम ए कटर की एक विश्वविख्यात या जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें सूचीकरण के उन्होंने ग्रंथ जो नियम है वो लिखे थे। तो ये भी सवाल यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछ लेते कि सीए कटर का पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स एमी कटर। और या सूचीकरण, आधुनिक सूचीकरण के जनक कौन है, या उनका पुस्तक जो एक कौन सी किताब में उन्होंने जो
जो नियम है वो या उद्देश्य लिखित है वो क्या क्या, ये आपको समझना है, पढ़ना है, याद करना है। अति महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। ठीक। और उसके बाद ये मार्गरेट मान ने भी कुछ चीज़ें मतलब लिखी है इनके बारे में थोड़ा बहुत, ये भी आप पढ़ लेना। ये जितने भी जो विचारक हैं उन्होंने अपने जो विचार रखे या बात कही है, कथन का है, उनको आप एक बार देख लेना। ठीक है। तो इनमें लेखक क्या होता है, सीरीज क्या होती है, ग्रंथमाला क्या होती है, टाइटल क्या होता है, इनके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। अब उसके बाद पुस्तकालय सूची की कार्य क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और उसके उसके अलावा ये ICCP यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉग प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये 1961 में एक सम्मेलन हुआ था, किसके ऊपर हुआ था, सूचीकरण के सिद्धांतों के ऊपर हुआ था। उसमें सूचीकरण के कार्यों का उल्लेख किया गया, कौन कौन से कार्य, पॉइंट वार आप देख लेना। ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये आप पढ़ लेना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये पुस्तकालय सूचीकरण एक साथ और वर्गीकरण में आपस में संबंध क्या है वो भी इसमें बताया गया है। और ये आपके सूचीकरण और वर्गीकरण में संबंध के बारे में बातें हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लेना। अब इनमें अंतर क्या वो भी बताया गया है, तो आपका मतलब बेसिक जो नॉलेज है वो अच्छा पढ़ोगे। अच्छा, एक ये चीज़ यहाँ से एडवर्ड एडवर्ड्स, इसने एक पुस्तक लिखी है मेमोरीज ऑफ लाइब्रेरी। कई बार सवाल पूछा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी पूछा गया है, तो ये कई बार हमें याद नहीं रहती है, तो ये भी आप इसको याद कर लेना। उन्होंने क्या क्या लिखा था वो भी आप इसमें देख लेना, अति महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से आप देख लीजिए क्या लिखा है। जनपद के प्रशासन से संबंधित कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं है कि महत्व की दृष्टि से सूची के लक्षण तथा दशा से प्रतिस्पर्धा कर सके। वह पुस्तकालय वह पुस्तकालय एक श्रेष्ठ पुस्तकालय के वास्तविक स्तर से सोचनीय से गिर जाएगी, जिसमें प्रवेश के लिए नियम वगैरह उदाहरण, वो सारी चीज़ें इनमें लिखी, आप पढ़ लेना 1 2 बार 4 बार, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। उसके अलावा पुस्तक पुस्तकालय के विभिन्न जो विभाग होते हैं, पुस्तक अर्जन विभाग है, ठीक है, तकनीकी विभाग है, विभिन्न प्रकार के जो विभाग है उनके बारे में आप पढ़ना। और ठीक है, उनमें क्या क्या कार्य होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक जानकारी थी। और ये देखो कि पुस्तकालय विज्ञान सूत्रों की पालना की सूची का एक उपकरण, ये किसने कहा, ये आधुनिक जनक कौन है, सूची के उद्देश्य का वर्णन किसने किया, ये सूची कौन सी है, ये खोज नाम बताइए, सारे महत्वपूर्ण है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी और कॉम्पिटिशन पेपर की। अब जो भर्तियां हो रही है भविष्य में KVS NVS, उसमें डिस्क्रिप्टिव जो पूछा जाता है, ये मैंने ICCP बताया था, ये रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग बताया था, ये नेत्रों की संख्या बताई थी, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 में हुआ वो भी आपको बताया था। ठीक है, बाकी आप इनका डिटेल एक बार देख लेना। और ये पीछे जो ये दी हुए है ना, जो पारिभाषिक शब्दावली, इसको आप बिल्कुल पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये आगे इनसे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। अब सवाल जितना गहराई में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अब जो सूची के भौतिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप है, यानी उनके बारे में पूछा जाता है। तो पुराने टाइम ये क्लियर वगैरह ये होती थी, उनके बारे में है। और ये कि पारंपरिक जो स्वरूप कौन कौन से और आधुनिक स्वरूप कौन से, उसमें जैसे ये पुलिदनुमा पत्रक स्वरूप है, और अभी ओपेक वगैरह का पूरा नाम है पूछा जाता है। और उसके बाद पुस्तकालय सूची के विभिन्न स्वरूप, अब पारंपरिक कौन सी है, परंपरागत कौन सी है, गैर परंपरागत कौन सी है, उनकी क्या क्या विशेषता, क्या गुण है, क्या लाभ है, किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है।
तो इनको आप तैयार करना, मैंने इनके डिटेल्ड वीडियो बना दिए गए हैं। और ये जो हस्तलिपि सूची, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वगैरह से ये इनको भी आप एक बार पढ़ लेना। एक बार, दो बार, चार बार पढ़ोगे तो आपको बेसिक नॉलेज है वो पड़ जाएगा। और इसकी जो साइज है ये पूछी जाती है। ये पुलिंदनुमा सूची है, ये मतलब कहाँ पर इसका प्रचलन हुआ और इनकी साइज क्या थी। एक चल पुस्तकालय भी पूछा जाता है। ये क्या चल पुस्तकालय क्या होता है? और पत्रक स्वरूप सूची जो वर्तमान अपन यूज कर रहे हैं, जिसमें छेद लगा होता है, उसके गुण क्या है इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसकी साइज पूछी जाती है, इसका आकार पूछा जाता है। बाकी इसके गुण दोष वगैरह आप पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन भी एक बार पढ़ लेना, तो इसको समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, ये जो डिजिटाइल्ड जो मॉडल है उनके बारे में पूछा जाता है। ये रीडेबल कोड मार्क के बारे में भी पूछा जाता है। और ओपेक के बारे में, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक, ये इसका ये दो दो नंबर वाले ये सारे आप पढ़ लेना, थ्योरी के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। और अभी जो वर्तमान में डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रही है, ये चल पुस्तकालय, ये भी ये पढ़ा है। और इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी के बीच में पुस्तकों का आदान प्रदान। मान लीजिए ये लाइब्रेरी है, इस ठीक है, उसके आसपास ये लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को कोई पुस्तक चाहिए जो इसमें नहीं है, वो इस लाइब्रेरी से उधार लेगा और इसके पाठक को देगा। जब पाठक वापस पहुंचा देगा तो उसके बाद ये इसको वापस दे देगा। कभी इसी पुस्तकालय को, इसी पुस्तकालय से, जैसे अपने स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक दूसरे से किताबों का लेन देन करते हैं, आदान पढ़ के फिर वापस देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इसको अंतर पुस्तकालय, इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं इस पुस्तकालय की भाषा में। जैसे चल पुस्तकालय में क्या होता है, जैसे मान लो ये सिटी है, सिटी के आसपास, एक उदाहरण के लिए, तो वो क्या करते, एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी जाती है गांव में, कहीं छाया वगैरह में ठहरती है, और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ से किताब खरीदती है। पास में ही जो गाड़ी के पास में पढ़ते हैं, वो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जो भी है तब तक पढ़ते हैं और वापस जमा करा देती है। तो ये गाड़ी चलती फिरती है, तो उसको बोलते हैं चल पुस्तकालय या चलता फिरता पुस्तकालय। बस या गाड़ी या कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी ये दो दो नंबर वाले आप इसमें देख लेना। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ये तो बाहर रूप है, अंदर क्या होता है तो वो भी आप इसमें आप देखेंगे कि अब इसमें जैसे क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, डिक्शनरी कैटलॉग क्या होता है, वो आपको पढ़ना है कि सूची कितने प्रकार की होती है। जो मैंने दूसरे वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाए एक पाठवार, उनमें आप देख लेना। इसमें जैसे आख्या सूची क्या होती है, लेखक सूची क्या होती है, नाम सूची क्या होती है, शब्दकोश सूची क्या होती है, इनकी परिभाषा एक बार आप समझ लेना। वो वीडियो मैंने बना दी है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये सूची सारा इसमें डिटेल दे रखी है। ठीक, इसके गुण दोष सारे इसमें बता रखे हैं और डिटेल में मैंने उधर वीडियो बना दिया है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। उस तरीके ये दो दो नंबर वाले भी है, ये आप देख लेना। ये और ये पीछे, इनके पीछे जो भी हर पार्ट के पीछे पारिभाषिक शब्दावलियां आपके कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो मार्केट में जो आप जिन किताबों को तवज्जो देते हैं, वो इन्हीं यूनिवर्सिटी की किताबों को आधार मान कर ही बनाई जाती है। अब है मेन एंट्री, जैसे इसमें कार्ड बनाते हैं, एंट्रियां बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जो एंट्री होती है उसको मेन एंट्री कहते हैं। मेन एंट्री के आधार पर दूसरी जो एंट्रियां बनाई जाती है वो उसको एडेड एंट्री बोलते हैं। अब मेन एंट्री को लेकर, एडेड एंट्री को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं। इसके फॉर्मेटिंग को लेकर, जैसे कि मेन एंट्री क्या होती है, एडेड एंट्री क्या होती है, इसमें कौन कौन सी सूचनाएं भरी जाती है, इसके किस कॉलम में कौन सी सूचनाएं भरी जाती है, तो वो आपको याद करना है। ठीक है, तो ये जैसे मेन एंट्री में सबसे ऊपर कॉल नंबर लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें क्लास नंबर और बुक नंबर को मिलाकर ये
लिखा जाता है। ठीक है, मेन एंट्री क्या होती है, जिसमें पृष्ठ पर दी गई सारी सूचना मिलती है, तैयार होती है। अब इसमें जो अनुच्छेद होते हैं, ये अनुच्छेद आपको याद करने, सबसे पहला यह काम है। ठीक है, ये तो याद करने, प्लस आपको कार्ड में एक रफली प्रैक्टिस करने के, अगर अनुच्छेद कहाँ होता है, हेडिंग सेक्शन कहाँ होता है, टाइटल सेक्शन कहाँ होता है, नोट सेक्शन कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, और इसमें सूचनाएं कौन कौन सी भरी जाती है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्या मतलब कंफ्यूजन कहाँ होता है, हेडिंग सेक्शन में ऑथर लिखा जाता है, और अमूमन हम इसको हेडिंग को टाइटल समझ बैठते हैं, तो कंपटीशन में ये भी सवाल आता है, कन्फ्यूजेबल है। इसलिए मैन एंट्री में जो लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ बेसिक बेसिक आपको समझाई गई है, लेखक का नाम कैसे लिखेंगे, सरनेम कैसे लिखेंगे, वो सारी डिटेल इनमें दी हुई है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो वो आप जैसे दो लेखों के बीच एंड लगा जाता है, सरनेम कोष्टक में रहता है, कैपिटल जो सरनेम कैपिटल आता है, बचा हुआ कोष्टक में रहता है, ये फॉर्मेट दिया हुआ पड़ा है। और उसके बाद जो छद्म नाम है, उनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लिखा कैसे जाता है, ये आएगा कौन से नियम में, ये तो पूछा नहीं क्यों जाएगा, क्योंकि नियम बहुत सारे वो याद नहीं रहते। जैसे ये सुडो लिखा जाएगा, ये किस तरह एंट्री होगी, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके अब एक लेखक है तो उनको कैसे लिखेंगे, दो लेखक है तो उनको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तीन लेखक है तो उनको कैसे लिखेंगे, वो सारे प्रैक्टिस आप कर लेना और समझ लेना। यहीं से सवाल बनते हैं मुख्य। अब इनमें डॉट भी कहाँ लगता है वो पूछा जाएगा, या एक नाम लिखा दिया जाएगा कि इनमें सही है ये। तो इस तरीके से भी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है। जैसे टाइटल आया, उसके बाद डॉट लगाया, उसके बाद एडिशन लिखा, डॉट लगाया, उसके बाद एडिटर का नाम लगाया, डॉट। ये आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसमें अच्छा याद रहेगा, बजाय आप रट रट के समझ समझ के याद करोगे। तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसमें एक्सेस नंबर कहाँ पर कैसे लिखा है, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई पड़ी है। तो ये ट्रेसिंग क्या होता है, कहाँ पे इस, और ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये पीछे वाले जो हैं ग्रंथमाला सीरीज वगैरह, ये भी आप इनकी समझ लेना। अब सहायक एंट्रियां जो अपन करते हैं वो क्या होती है, और उनकी एंट्रियां कैसे की जाती है, वो सारी, ठीक है। वर्ग वर्ग निर्देशी एंट्रियां क्या होती है, जो जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री अपन बनाते हैं, ये वो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो ट्रिपल सी में, उसके बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ से भी एक सवाल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये सारी ये सारी वर्ग निर्देशी एंट्रियां हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग एंड चेन प्रोसीजर का भी एक टॉपिक आता है। इससे इससे भी एक दो सवाल आपके आ जाते हैं। इसको भी समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट हेडिंग क्या है, चेन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और अब ये सीए कटर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो अनुवर्गिक सूची अल्फाबेटिकल कैटलॉग वो बनाया था। डिक्शनरी ऑफ रूल के जो कैटलॉग, उनकी किताब है डिक्शनरी फॉर एक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, जिसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो उनके ये कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन सी इसमें बातें बताई गई, तो इनको आप तैयार कर लेना। और इनके सब्जेक्ट एडिक एंट्री की थ्योरी है जो सीए कटर ने दी है, तो किस हिसाब से दी है, मतलब उसके क्या क्या बेसिक्स बातें हैं, वो आप इसको समझ लेना। ठीक है, और तो ये चीज़ें आप बेसिक जितना समझोगे पढ़ोगे तभी याद आपको आएगा। ठीक है, ये श्रृंखला चेन जो अपन बनाते हैं, ये आप ट्रिपल सी में सारा पढ़ेंगे।
तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, फिर इसमें आपको ये आएगा कि ये फॉल्स लिंक है, एक शॉर्ट लिंक है, एक अनशॉर्ट लिंक है, उनके उसको लेकर भी सवाल आते हैं। जैसे फॉल्स लिंक क्या होता है, शॉर्ट लिंक क्या होता है, अनशॉर्ट लिंक क्या होता है, वो सारे, ठीक है। तो जैसे फॉल्स लिंक है, मिथ्या कड़ी है, मिथ्या कड़ी है, जैसे ये डॉट है या कॉमा उनके ऊपर आती है जिनके ऊपर कोई वर्गांक वगैरह यानी बनता नहीं है, ठीक है। तो ये मिथ्या कड़ी क्या होती है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन में इसके बारे में पूछा जाता है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके गुण क्या है, अवगुण क्या है। अब उसके बाद है एंट्री फिलिंग इन कैटलॉग। जो एंट्रियां अपन करते हैं उसके भी रूल्स है, उनको भी एक बार पढ़ लेना, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। अब जैसे वर्ड बाय वर्ड आते हैं और कुछ सेंटेंस कोष्टक में वो सारी यानी कि अब इसमें डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, जो पीछे वाले वीडियो में मैंने बता दिए, तो उनका किस तरीके से डिटेल आना चाहिए, उनकी सारी जो चीज़ें, उनके क्या क्या सिद्धांत है, मतलब सवाल यहाँ से बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इनको पढ़ते नहीं है, और जब अभी आप जैसे पढ़ रहे तो पढ़ लीजिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपका नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये जो सवाल है, मैंने कोशिश की है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी कंपटीशन में, ठीक है। तो इसमें मेरा फोकस जो कंपटीशन वाले वीडियो में था, तो आप इनका एक बार बेस बना लेंगे तो भविष्य में आपको चीज़ समझने में थोड़ा सही रहेगी, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।